हेलो फ्रेंड्स, एबीएफएम का चैप्टर नंबर 14 और उसके न्यूमेरिकल्स आज हम डिस्कस करेंगे। जैसा कि हम लोगों ने पहले डिस्कस किया था कि पहले हम न्यूमेरिकल्स कवर करेंगे, फिर आने वाले पार्ट्स में इसका थ्योरी हम लोग कवर करेंगे। तो चैप्टर नंबर जो 14 है उसका नाम है आपका डिस्काउंटेड कैश फ्लो वैल्यूएशंस। तो इस पूरे चैप्टर में हम लोग कि कौन कौन से मेथड है जिससे जो है कैश फ्लो का वैल्यूएशंस कैलकुलेट करते हैं, और भी जैसे डिस्काउंटेड कैश फ्लो के कौन से मॉडल्स हैं, डिविडेंड मॉडल क्या है, ये सब जो है इस पूरे चैप्टर में हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो पहला इसका जो न्यूमेरिकल है वो है आपका, ये आपका पेज नंबर 302 इसी चैप्टर नंबर 14 का। यहाँ से आपका जो है पहला एग्जाम्पल आपको यहाँ पे दिया गया, तो यहाँ से इसको शुरू करेंगे। जैसा कि हमने पहले कहा था कि जो भी हम न्यूमेरिकल स्टार्ट करेंगे, पर जो बेसिक्स रहेगा उस न्यूमेरिकल को समझने के लिए वो हम पहले देखेंगे। तो ये न्यूमेरिकल शुरू करने से पहले इसका जो बेसिक वो यहाँ से है, डिविडेंड डिस्काउंट मॉडल। ठीक है, डिविडेंड डिस्काउंट मॉडल क्या होता है? डिविडेंड डिस्काउंट मॉडल इज ए क्वांटिटेटिव मॉडल ऑफ वैल्यूइंग अ कंपनी इक्विटी शेयर्स प्राइस बेस्ड ऑन assumptions दैट। तो ये एक मॉडल है, इसका इस्तेमाल किस लिए करते हैं? ये क्वालिटेटिव मॉडल है, क्वांटिटेटिव मॉडल। इससे आप कंपनी के जो इक्विटी शेयर्स है, इक्विटी शेयर होल्डर कौन होते हैं? ये कंपनी के रियल ऑनर्स होते हैं। ठीक है, तो जो कंपनी के रियल ऑनर्स है उनके जो शेयर्स है, उसके शेयर्स की जो वैल्यू पता की जाती है, शेयर्स का कितना वैल्यू है वो पता किया जाता है इस मॉडल की हेल्प से। कैसे किया जाता है? बेस्ड ऑन द एजम्पशन दैट फेयर प्राइस ऑफ शेयर इक्वल द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कंपनी फ्यूचर डिविडेंड। इस एजम्पशंस पे तो हम क्या करते हैं, हम कंपनी का जो है शेयर का प्राइस पता करते हैं, पर उसके लिए हम क्या एज्यूम करते हैं? हम एज्यूम करते हैं कि जो कंपनी का शेयर प्राइस है, जो फेयर प्राइस है कंपनी का शेयर्स का, वो इक्वल है प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कंपनी। तो जो उसकी कंपनी के जो भी फ्यूचर में डिविडेंड मिलने वाली है, तो उसका प्रेजेंट वैल्यू के बराबर है क्या? कंपनी का फेयर प्राइस ऑफ शेयर। ठीक है, इस चीज के अजम्पशन के हिसाब से हम इक्विटी शेयर्स की जो है वैल्यू पता करते हैं, वही है हमारा डिविडेंड डिस्काउंट मॉडल। तो इसमें क्या एज्यूम किया जाता है? जो भी फ्यूचर में कंपनी के डिविडेंड मिलने वाले हैं, तो फ्यूचर में कंपनी के जो डिविडेंड रहेंगे उनका जो प्रेजेंट वैल्यू है, तो फ्यूचर के डिविडेंड को प्रेजेंट वैल्यू में कन्वर्ट करना है। तो जो भी प्रेजेंट वैल्यू होगा वो इक्वल टू फेयर प्राइस ऑफ शेयर, कंपनी का शेयर का फेयर प्राइस। ठीक है, तो वो दोनों इक्वल है, ऐसा इसमें एज्यूम किया जाता है। और इस पर्पस के लिए जो डिविडेंड डिस्काउंट मॉडल है, इसके लिए कई सारे जो है तरीके इस्तेमाल किए जाते हैं। पहला इसका तरीका है कांस्टेंट ग्रोथ मॉडल। कांस्टेंट ग्रोथ मॉडल ये इसका एक तरीका है। यानी जो डिविडेंड डिस्काउंट मॉडल है इसमें कई सारे तरीके हैं, उन सभी तरीकों में से एक तरीका है कांस्टेंट ग्रोथ मॉडल। तो इसमें क्या एज्यूम किया जाता है? One of the most common assumption used by dividend discount model is that dividend paid per share would increase। तो इस मॉडल में नाम ही है कांस्टेंट ग्रोथ, यानी जो भी डिविडेंड आपको मिल रहा है ना हर साल, एक फिक्स रेट से वो ग्रो कर रहा है। हम मान के चलते हैं वो जी जी रेट से ग्रो कर रहा है। तो इस हाइपोथेसिस के हिसाब से जो शेयर का प्राइस है, पी जीरो मतलब फेयर मार्केट प्राइस कितना है शेयर का? पी जीरो। ठीक है, तो पी जीरो इज द करंट फेयर प्राइस ऑफ शेयर। तो उसके हिसाब से हम करंट प्राइस ऑफ शेयर कैसे कैलकुलेट करेंगे? डी वन मतलब फर्स्ट ईयर में कितना डिविडेंड है। डी टू, डी टू मतलब सेकेंड ईयर में। तो डी टू हम कैसे निकालेंगे? डी टू इज इक्वल टू डी वन वन प्लस जी, कितना ग्रोथ रेट है। तो जी बता रहा है कि जो डिविडेंड हमें मिलेगा ना, एक फिक्स रेट से वो ग्रो करेगा, जिसको हमने जी से रिप्रेजेंट किया। तो जी मतलब हमारे को जो भी डिविडेंड है, मान लीजिए इस साल हमें 10% मिला, अगले साल 20% मिला, तो यहाँ पे 10% का ग्रोथ हमें देखने को मिल रहा है, तो ये जी की वैल्यू हो जाएगी। तो जी क्या है इसमें? जी हमारा किस रेट से हमारा डिविडेंड ग्रो कर रहा है, तो जी उसको रिप्रेजेंट करेगा। आर क्या है? आर रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न कितना है, जो इन्वेस्टर से वो क्या रिटर्न एक्सपेक्ट कर रहा है, तो आर वही होगा। जी, डी कितना उसका डिविडेंड है, और जी कितना ग्रोथ रेट है उसका डिविडेंड में, आर कितना उसका रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न है। ठीक है, तो ये तीन चीजें इसमें अज्यूम की जाती है। इसके लिए फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला है पी जीरो। पी जीरो माने करंट फेयर प्राइस ऑफ शेयर। कंपनी का जो है प्राइस, कंपनी के जो शेयर्स है उसका फेयर प्राइस कितना है, अगर उसका फेयर प्राइस हमें कैलकुलेट करना है, फेयर प्राइस ऑफ शेयर ऑफ कंपनी, तो उसको हम पी जीरो से रिप्रेजेंट करेंगे। इसका फॉर्मूला है डी वन, पहले साल कितना डिविडेंड मिला, डिवाइडेड बाय आर माइनस जी। जी क्या है? जी है हमारा ग्रोथ रेट। आर क्या है? रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न, तो जितना रिटर्न इन्वेस्टर्स एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो है आर। जी है हमारा ग्रोथ रेट, और डी है हमारा फर्स्ट ईयर का डिविडेंड। ठीक है, और पी जीरो वही हो गया आपका करंट फेयर प्राइस ऑफ द शेयर। बस इसी के हिसाब से हमें जो कैलकुलेशन करनी चाहिए। पहले यहाँ पे देखते हैं, XYZ लिमिटेड इज एक्सपेक्टेड टू पे ए डिविडेंड ऑफ ₹3 पर शेयर 1 ईयर फ्रॉम नाउ। एक XYZ कंपनी है, ठीक है, वो क्या एक्सपेक्ट कर रही है कि वो डिविडेंड ₹3 पर शेयर जो है पे करेगी 1 ईयर फ्रॉम नाउ, पहले साल। द डिविडेंड पेमेंट आर एक्सपेक्टेड टू ग्रो एट 5%। तो डिविडेंड कितना है? 5% है। तो जो डिविडेंड का ग्रो रेट है, जिसको हमने जी बोला, वो कितना है? 5% है। इफ द इन्वेस्टर नीड्स 12% रेट ऑफ रिटर्न, ये आर की वैल्यू होगी। आर क्या होता था? कितना रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न है इन्वेस्टमेंट इन्वेस्टर्स का। तो यहाँ पे इन्वेस्टर्स को कितना चाहिए? 12% चाहिए, तो आर की वैल्यू कितनी होगी? 12%। डिविडेंड कितना मिल रहा है? इसमें लिखा है ना कि 1 ईयर फ्रॉम नाउ, अभी से एक साल बाद।
यानी ये हमें सीधे D1 की वैल्यू यहाँ पे दी हुई है, लेकिन ना 1 ईयर फ्रॉम नाउ, तो ये डिविडेंड 1 साल बाद मिलेगा। D1 मतलब 1 ईयर फ्रॉम नाउ, तो वो 3 हो गया, R 12 हो गया, G 5% हो गया। अब हमें क्या करना है, व्हाट इज द प्राइस ऑफ द शेयर विल बी कंसिडर टू बी फेयर, तो फेयर प्राइस ऑफ शेयर हमें कैलकुलेट करना है। तो सिंपल सा फॉर्मूला है, P0 को हम रिप्रेजेंट करते हैं फेयर प्राइस ऑफ शेयर से। तो इस तरीके का आपको 2 या 1 नंबर का क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो सिंपल सा फॉर्मूला हम लोगों को मेमोराइज करना है। फॉर्मूला क्या है, D1 डिवाइडेड बाई R-G। D1 क्या है, फर्स्ट ईयर का कितना डिविडेंड मिला, R कितना रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न, जी जो भी हमारा डिविडेंड है उसमें कितना ग्रोथ है। तो ये तीनों वैल्यूज हमें गिवन है, हम सिर्फ वैल्यूज पुट करेंगे और सिंपल इसका सॉल्यूशन आएगा। ठीक है, D1 कितना है, फर्स्ट ईयर का डिविडेंड कितना है 3, आर कितना रिक्वायर्ड ऑफ रेट रिटर्न है 12% माइनस जी कितना है ग्रोथ 5। तो 12 में से हम लोग 7 5 को माइनस करेंगे, आ जाएगा 7%। तो जब हम 7 को परसेंट से डिवाइड करेंगे आ जाएगा 0.07। अब हम क्या करेंगे, 3 को इससे डिवाइड करेंगे, कैलकुलेटर ले लेते हैं हम लोग, ये है कैलकुलेटर। हमें क्या करना है, 3 को हमें डिवाइड करना है 0.07 से। इसको डिवाइड करके कितना मिलेगा 42.85। ठीक है, तो ये हमें मिलेगा 42.85 या अप्रोक्सीमेटली 42.86 आप बोल सकते हैं। तो यही हमारा जो है फेयर प्राइस ऑफ शेयर इसमें हो गया। The vast majority of share valuation model are founded on the idea that dividend will increase over। तो इस वाले में जो ये जो तरीका है, इसमें एज्यूम किया जाता है कि जो डिविडेंड है वो इंक्रीज होगा ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, ये इंक्रीज होगा। जैसे जी ना, जी क्या बता रहा है, डिविडेंड में कितना ग्रोथ हो रहा है, तो जी हमें उसी से रिप्रेजेंट कर जो है जी हमारे डिविडेंड की ग्रोथ को बता रहा है। तो इस वाले मेथड में एज्यूम किया जा रहा है कि जो भी आपको डिविडेंड मिलेगा वो ग्रो करता जाएगा। डिविडेंड मतलब हर साल कंपनी डिविडेंड डिक्लेयर करती है, जो भी उसको प्रॉफिट होता है ना, प्रॉफिट कौन सा, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। कंपनी जो है टैक्स पे करने के बाद जो उसको प्रॉफिट होता है। सो ये जो डिविडेंड है, डिविडेंड को थोड़ा सा हम लोग समझते हैं। डिविडेंड का मतलब क्या होता है कि कंपनी का जो है, हम लोग डिविडेंड देख रहे हैं, ठीक है, कंपनी का जो प्रॉफिट होता है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स हम बोलते हैं, टैक्स पे करने के बाद जो प्रॉफिट बचता है कंपनी के पास, तो उसके दो हिस्से होते हैं, एक जाता है हिस्सा रिटेन अर्निंग को और दूसरा हिस्सा जाता है डिविडेंड को। ठीक है, रिटेन अर्निंग क्या होता है कि जैसे आप लोगों के पास सैलरी आती है तो कुछ पैसा आप क्या करते हैं, एफडी कर देते हैं, कुछ पैसे को आप लोग घर में अपना अलमीरा में सेफ रखते हैं, इन केस अगर इमरजेंसी होगा तो उस पैसे को हम इस्तेमाल करेंगे। तो ये जो रिटेन अर्निंग है ये भी वैसे ही, इसको रिजर्व के नाम से भी जानते हैं, रिजर्व एंड सरप्लस। ठीक है, तो जो रिटेन अर्निंग है इसमें कंपनी कुछ पैसा डालती है, इन केस उनको अपना बिजनेस एक्सपेंड करना है तो पैसे चाहिए होंगे, या कभी कोई कंटीजेंसी कोई इमरजेंसी होगा तो कंपनी को पैसा चाहिए होगा, तो उस पर्पज के लिए इस पैसे को रखती है। मान लीजिए 100 रुपये का फायदा हुआ तो 100 में से वो 80 रुपये अपना रिटेन अर्निंग के तौर पर रखती है, बाकी के जो 20 रुपये है वो डिविडेंड के तौर पर शेयर होल्डर को पे कर देती है। ठीक है, ये जो 20 रुपये यही हमारा डिविडेंड है। ठीक है, और इस डिविडेंड में जो शेयर होल्डर है वो एक्ज्यूम करते हैं कि हर साल डिविडेंड कुछ रेट से ग्रो करेगा, जिसको हमने जी बोला। मान लीजिए पहले साल आपको मिला 10% का डिविडेंड, या मान लीजिए 20% का मिला, अगले साल 30%, उससे अगले साल 40, तो ऐसा एज्यूम किया जाता है इस वाले मेथड में। ठीक है, और उससे जो है फेयर प्राइस ऑफ शेयर जो है कैलकुलेट किया जाता है। तो सिंपल सा फॉर्मूला D1 पहले साल का कितना डिविडेंड है डिवाइडेड बाय R-G। आर क्या है कि जो हमारा इन्वेस्टर्स है, जो शेयर होल्डर है, वो कितना रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न चाहता है, तो आर होगा रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न, जी होगा डिविडेंड कितना ग्रो कर रहा है हर साल, हर साल 5% का यहाँ पे ग्रो कर रहा था, आर था हमारा 12%, और D1 भी हमें गिवन था। सारी वैल्यूज को पुट करके जो है सिंपल इसका कैलकुलेशन इसमें करना था। ठीक है, सिंपल हो गया, इसको हमने लोगों ने जो है रिवाइज भी कर लिया। पहले साल का डिविडेंड 3 यहाँ पे पुट कर देंगे, ये हो जाएगा 3। आर आपका दिया है कितना रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न है, ये है 12%, और जी हमें दिया है 5। 12 माइनस 5 7, 3 को 7% से हम लोग डिवाइड करेंगे। ठीक है, 3 को हम लोग 7% से डिवाइड करेंगे तो 7% होता है हमारा 0.07, ये आ जाएगा। तो ये हमारा आ जाएगा रिक्वायर्ड जो फेयर प्राइस ऑफ शेयर, तो ये क्या होगा हमारा फेयर प्राइस ऑफ शेयर। ठीक है, पहला एग्जांपल ये सिंपल हो गया। अब सेकंड जो है, ये मॉडल पहला कौन सा था, हमने देखा था कि कांस्टेंट ग्रोथ मॉडल। इसमें कई सारे मॉडल है हमारे, डिविडेंड डिस्काउंट में कई सारे मेथड है, उसमें से हमने पहला देखा कांस्टेंट ग्रोथ मॉडल। अब हम सेकंड न्यूमेरिकल देख रहे हैं जीरो ग्रोथ मॉडल। कांस्टेंट ग्रोथ में एक जी रेट से जो है डिविडेंड ग्रो कर रहा है, जीरो ग्रोथ नाम से पता लग रहा है, ये दूसरा मॉडल है। यहाँ पे ग्रोथ रेट जीरो, यानी जी का वैल्यू यहाँ पे क्या होगा, जीरो होगा। फॉर्मूला बिल्कुल सेम होगा, बस फर्क कितना होगा, जी के बदले हम जीरो पुट करेंगे। इससे पहले हमने P0 के लिए क्या फॉर्मूला इस्तेमाल किया था, P0 के लिए हमने रखा था D1 डिवाइडेड बाय R-G। यहाँ पे जी तो जीरो है, तो ये हो जाएगा D1 डिवाइडेड बाय R। ठीक है, R-G यानी कि जी तो जीरो हो गया, तो D1 डिवाइडेड बाय R, तो D डिवाइडेड बाय R। ठीक है, D1 आप इसको लिख सकते हो, D1 डिवाइडेड बाय R। तो ये फॉर्मूला हो जाएगा हमारा फेयर मार्केट प्राइस ऑफ शेयर कैलकुलेट करने का। कब, जब आपका ग्रोथ रेट क्या है, जीरो है, यानी हर साल आपको डिविडेंड बराबर मिलेगा, ग्रो नहीं करेगा। इससे पहले वाले में हम एज्यूम कर रहे थे पहले साल 10% 20% ग्रो कर रहा था एक फिक्स रेट से, जो कि जी हमें दिया था 5%, पर इस मॉडल में जी है जीरो, यानी जो डिविडेंड है हर साल इक्वल मिलेगा, किसी भी टाइप की ग्रोथ जो है जी में देखने को नहीं मिलेगी। जो डिविडेंड है उसमें किसी भी प्रकार की ग्रोथ देखने को नहीं मिलेगी, वही हमारा जीरो ग्रोथ मॉडल। फॉर्मूला भी हम लोगों ने देख लिया,
P0 इज इक्वल टू डी डिवाइडेड बाई आर। डी क्या है हमारा, इसमें डी है हमारा डिविडेंड, और आर क्या है, कितना रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न है। सारी की सारी वैल्यूज को हम लोग एज इट इज पुट करेंगे और उसको सॉल्व करेंगे। चलिए यहाँ से देखते हैं। XYZ लिमिटेड इज एक्सपेक्टेड टू पे अ डिविडेंड ऑफ 3 रुपीज पर ईयर फ्रॉम 1 ईयर फ्रॉम नाउ। तो एक साल के बाद वो 3 रुपए का जो है डिविडेंड पे करेगी। तो D1 का वैल्यू कितना दिया है, 3 दिया। द डिविडेंड पेमेंट आर एक्सपेक्टेड टू रिमेन कांस्टेंट एट 3 पर शेयर। तो जो डिविडेंड का पेमेंट है ये 3 ही रहेगा हर साल, यानी ये ग्रो नहीं करेगा। ठीक है, लिखा है ना, डिविडेंड पेमेंट आर एक्सपेक्टेड टू रिमेन कांस्टेंट। तो जो 3 मिल रहा है ना एक साल बाद, हर साल इतना ही मिलेगा, इसमें ग्रोथ देखने को नहीं मिलेगी। तो इससे हम लोग समझ गए बाय डिफॉल्ट की जी कितना है, 0 है ही नहीं इसमें ग्रोथ। इफ एन इन्वेस्टर्स नीड्स 12% रेट ऑफ रिटर्न, अगर मान लीजिए इन्वेस्टर्स को 12% का रेट ऑफ रिटर्न चाहिए हो, बट प्राइस ऑफ शेयर विल बी कंसिडर्ड एज फेयर, तो हमें इस केस में फेयर प्राइस ऑफ शेयर जो है कैलकुलेट करना है। ये बिल्कुल सिंपल है। देखा जाए तो इससे पहले वाला जो हमने न्यूमेरिकल देखा ना, ये उससे भी सिंपल है, क्योंकि वहाँ पे आर की जी की कुछ वैल्यू थी, यहाँ पे तो वो भी नहीं है। तो फॉर्मूला वही लगाएंगे हम लोग, D1 डिवाइडेड बाई आर माइनस जी। यहाँ पे तो कुछ नहीं है, ग्रोथ रेट तो कांस्टेंट है, तो जी के बदले क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। D1 एक साल बाद कितना डिविडेंड मिलेगा, 3 रुपए। तो D1 के बदले हम लोग 3 पुट करेंगे। आर माइनस जी, आर कितना है, रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न। तो इन्वेस्टर्स को कितना चाहिए, 12%। तो आर के बदले हम पुट कर देंगे 12। जी ग्रोथ रेट कितना, 0। 3 को अगर हम 12% से डिवाइड करेंगे तो 12% क्या हो गया, 12 का हम 100 लगाएंगे, ये आ जाएगा 0.12। तो 3 को हम क्या क्या करेंगे, 0.12 से डिवाइड करेंगे। ले लेते हैं कैलकुलेटर। 3 डिवाइडेड बाई 0.12, तो ये कितना आ जाएगा, 25। यानी हमारा जो शेयर का प्राइस है वो कितना होना चाहिए, 25 होना चाहिए। यानी कि हम अपने शेयर के प्राइस को फेयर कब कंसिडर करेंगे, जब वो 25 रुपीज़ का जो है शेयर इसमें होगा। ठीक है, और उसमें 3 रुपए का हर साल जो है डिविडेंड मिल रहा है, और उसमें कोई भी ग्रोथ नहीं हो रही। तो उस केस में शेयर का जो फेयर प्राइस है, जिसको हम लोग P0 से रिप्रेजेंट करते हैं, तो वो कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। ठीक है, तो सिंपल सा ये भी था। तो जो दूसरा है ना, इससे पहले था कांस्टेंट ग्रोथ मॉडल। तो कांस्टेंट ग्रोथ मॉडल में हम अज्यूम करते थे कि हर साल, हम थोड़ा सा डिफरेंस देखेंगे इन दोनों में। जो कांस्टेंट ग्रोथ मॉडल है और जीरो ग्रोथ मॉडल। जीरो ग्रोथ में तो क्या है, कोई भी ग्रोथ नहीं होगी, तो जी की वैल्यू 0 हो जाएगी। कांस्टेंट ग्रो में जी की कुछ वैल्यू दी होगी, 5%, 4%, 10%, कुछ ना कुछ ग्रो होगा। फॉर्मूला सेम है। फॉर्मूला की अगर हमें शेयर का प्राइस कैलकुलेट करना है, ठीक है, तो शेयर के प्राइस को हम किससे प्रेजेंट कर रहे थे यहाँ पे, P0 से। ठीक है, प्राइस ऑफ शेयर। इसका फॉर्मूला होगा D1 कितना डिविडेंड है, डिवाइडेड बाय आर माइनस जी। आर कितना है, रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न। D1 फर्स्ट ईयर के बाद कितना डिविडेंड पे करेंगे, जी कितना ग्रोथ रेट है। यहाँ पे सेम यही फॉर्मूला है, D1 डिवाइडेड बाय आर माइनस जी। यहाँ पे कुछ भी ग्रोथ नहीं है, तो ग्रोथ को हम क्या करेंगे, 0 पुट कर देंगे। ठीक है, तो D1 डिवाइडेड बाय आर। आर क्या है, कितना आपका रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न है। D1 हमारा फर्स्ट ईयर के बाद कितना हम डिविडेंड पे करेंगे। तो यही डिफरेंस हो गया आपका कांस्टेंट ग्रोथ मॉडल में और आपका जीरो ग्रोथ मॉडल में। इन दोनों के ऊपर हमने एक एक जो न्यूमेरिकल जो है डिस्कस इसमें कर लिया। सेकेंड वाले में क्या था, न्यूमेरिकल में सारी वैल्यूज हमें गिवन थी एज इट इज। इसमें आपका डिविडेंड था 3 रुपए आफ्टर 1 ईयर, यानी ये D1 की वैल्यू है। डिविडेंड पेमेंट एक्सपेक्टेड टू रिमेन कांस्टेंट, जो 3 रुपए ना हर साल 3 रुपए पे करेंगे, यानी इसमें कुछ भी ग्रोथ देखने को नहीं मिलेगी। ग्रोथ कितना है, 0%, कुछ भी ग्रो नहीं है। इफ इन्वेस्टर्स नीड 12% रेट ऑफ रिटर्न, तो जो इन्वेस्टर्स का रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न है उसको हम लोग आर से रिप्रेजेंट करते हैं। तो आर यहाँ पे 12 दिया। इसमें पूछा है कि व्हाट प्राइस ऑफ शेयर विल बी कंसिडर टू बी फेयर, तो क्या प्राइस शेयर जिसको हम फेयर बोलेंगे। तो फेयर प्राइस ऑफ शेयर का ये फॉर्मूला होता है, P0 डिवाइडेड बाय P0 इज इक्वल टू D1 डिवाइडेड बाय आर माइनस जी। यहाँ पे जी के बदले हम क्या करेंगे, 0 पुट करेंगे। D1 पहले साल में कितना डिविडेंड मिला, 3 रुपए। आर आपका रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न कितना है, ये है 12%। 3 डिवाइडेड बाय 12 माइनस 0, तो 3 को हम लोग 12% यानी कि 0.12 आ जाएगा। 3 को 0.12 से डिवाइड करेंगे तो 25 आ जाएगा। तो 25 हमारा फेयर प्राइस ऑफ शेयर इसमें हो जाएगा। सिंपल था, 2 क्वेश्चंस कर लिए। अब तीसरे क्वेश्चन में मूव ऑन करते हैं। ये भी एक न्यूमेरिकल ही आपका। ये है 2 स्टेज मॉडल। ठीक है, अभी तक हमने देखा कि कांस्टेंट ग्रोथ मॉडल, जीरो ग्रोथ मॉडल। अब हम देखेंगे 2 स्टेज मॉडल। ठीक है, इस स्टेज में क्या एज्यूम किया जाता है, इसके ऊपर आपको एक न्यूमेरिकल भी दिया हुआ है, यहाँ पे देखिए। ठीक है, ये इसके ऊपर एग्जांपल है। और इसमें हमें क्या करना होता है, इंट्रेंसिक वैल्यू जो है वो कैलकुलेट करनी होती है। इसकी हेल्प से हम क्या कैलकुलेट करते हैं, इंट्रेंसिक वैल्यू ऑफ शेयर जो है कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, इंट्रेंसिक वैल्यू। अभी थोड़ा सा इसका थ्योरी में समझते हैं कि इसमें क्या क्या चीज़ों का हमें इसमें जो है ज़रूरत पड़ेगा। यहाँ से देखिए, इसका थ्योरी यहाँ से स्टार्ट है आपका। The most straightforward modification of continuous growth model postulate that the exceptional growth, whether positive or negative, will last for a set of years, after which the usual growth rate will take place over and continuously. तो ये जो 2 स्टेज मॉडल है, इसमें पता है क्या एज्यूम किया जाता है, इसमें एज्यूम किया जाता है कि
आपका ग्रोथ चाहे पॉजिटिव है या नेगेटिव है, ठीक है, कुछ साल तक ऐसा रहेगा, उसके बाद एक कांस्टेंट ग्रोथ रेट होगी। इस मॉडल में ऐसा अज्यूम किया जाता है। इसमें अज्यूम किया जाता है शुरू में चाहे आपका पॉजिटिव ग्रोथ है या नेगेटिव ग्रोथ है, तो वो कुछ साल तक ही रहेगा, विल लास्ट फॉर अ सेट नंबर ऑफ ईयर्स। तो कुछ साल तक ही ऐसा रहता है कि या तो हमें पॉजिटिव ग्रोथ होगी या फिर नेगेटिव ग्रोथ होगी, आफ्टर विच द यूजुअल ग्रोथ रेट विल टेक ओवर। उसके बाद जो आपका यूजुअल ग्रोथ रेट है वो होगा, और कंटिन्यूस इनडेफिनेट टाइम के लिए आपका एक यूजुअल ग्रोथ रेट चलता है। ऐसा इस वाले मॉडल में अज्यूम किया जा रहा है। In the event where dividend increase at a rate which is proportional to rate of growth, then the market price। तो इसमें बोला है कि अगर आपका जो डिविडेंड है ना उसी रेट से इंक्रीज हो रहा है जिस रेट से आपकी ग्रोथ रेट बढ़ रही है, तो डिविडेंड का बढ़ने का रेट और ग्रोथ रेट अगर वो सेम प्रोपोर्शन है, दोनों साथ साथ बढ़ रहे हैं, तो मार्केट प्राइस ऑफ शेयर इस तरह से जो हम कैलकुलेट करेंगे। पी जीरो, आप लोगों को ये फॉर्मूला भी याद करने का जरूरत नहीं, आप लोग लास्ट में जो है फॉर्मूला उसको याद कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे इन्होंने पूरा उसको डेरिवेटिव करके बताया हुआ है। इसमें बोला हुआ है सिंस द टू स्टेट ग्रोथ मॉडल एज्यूम दैट द ग्रोथ रेट आफ्टर एन ईयर रिमेन कांस्टेंट, पी एन विल बी इक्वल टू, ये जो पूरा का पूरा वैल्यू दिया हुआ है, फिर यहाँ पे मतलब इसको पूरा डेरिवेटिव करके दिया है। हम लोग लास्ट में सीधे जो है ये वाला फॉर्मूला याद करेंगे, पी जीरो, ये आपका फाइनल फॉर्मूला है। इन्होंने समझा रखा है कि कैसे कैसे उन्होंने कहाँ पे जो है वैल्यूज पुट की है, ठीक है, यहाँ से आप याद कर लीजिए सीधे ये लास्ट फॉर्मूला। तो फॉर्मूला क्या है, डी वन, पहले साल आपका कितना डिविडेंड मिला, वन माइनस जी वन, जी वन क्या है, जी वन जी टू, ये आपके दो अलग अलग टाइप के ग्रोथ रेट है, मतलब कुछ सालों तक तो जीवन रेट से ग्रो करेगा और उसके बाद जी टू रेट से ग्रोथ करेगा, ठीक है, तो दो ग्रोथ रेट बता रखी है। और इस वाले मॉडल में एज्यूम क्या किया जाता है कि कुछ सालों तक एक जीवन रेट से ग्रोथ होगी, और बाकी का जो इंडेफिनिट टाइम है उसके लिए आपका ग्रोथ रेट जी टू जो है चेंज हो जाएगा। यानी हमेशा ग्रोथ रेट एक जैसा नहीं रहता, वो चेंज होता है। तो इसमें दो ग्रोथ रेट को एज्यूम किया गया है। इसका नाम ही आपका नाम क्या है यहाँ पे, टू स्टेज मॉडल। तो जीवन जी टू दो स्टेजेस में जो आपका चल रहा है, कुछ स्टेजेस तक आपकी जो है जीवन रेट से ग्रो होगी और आगे के स्टेजेस में वो जी टू रेट से ग्रोथ होगी, ठीक है, ऐसा इस वाले मॉडल में अज्यूम किया जाता है। तो जीवन जी टू हमें गिवन रहेगा, आर क्या है हमारा रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न, एन कितने साल के लिए ऐसा हो रहा है, ठीक है, एन मतलब नंबर ऑफ ईयर्स, और बाकी आर तो है ही आपका रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न, बाकी सब चीज़ आपको एज इट इज गिवन रहेगी, ठीक है। तो ये हमें एज इट इज फॉर्मूला याद करना है। तो ये फॉर्मूला हम लोग कब इस्तेमाल करेंगे, जब भी आपको इंट्रेंसिक वैल्यू ऑफ शेयर्स का पूछा जाएगा, तो सीधे ये वाला फॉर्मूला आप लोगों को मेमोराइज करना है। और ये जो फॉर्मूला है बहुत ज़्यादा मुश्किल भी नहीं है, बहुत ज़्यादा आसान भी नहीं है, जस्ट एक बार आप इसको गो थ्रू कीजिए। वन माइनस वन प्लस जी वन डिवाइडेड बाई वन प्लस आर का पावर एन डिवाइडेड बाई आर माइनस जी वन, ये पूरा ब्रैकेट क्लोज, प्लस डी वन, वन प्लस जी वन का पावर एन माइनस वन, वन प्लस जी टू डिवाइडेड बाई आर माइनस जी टू, यहाँ पे डिवाइडेड बाई आर माइनस जी वन और यहाँ पे डिवाइडेड बाई आर माइनस जी टू, मल्टीप्लाई बाई वन डिवाइडेड बाई वन प्लस आर का पावर एन, ठीक है। ये यहाँ पे सिंपल सा फॉर्मूला आप लोग थोड़ा सा मेमोराइज कर लीजिए, इतना ईजी भी नहीं है, हमें दो तीन बार इसको रिवाइज करना होगा, तब जाके हमें ये वाला फॉर्मूला मेमोराइज होगा। अब इस वाले फॉर्मूले को हम लोग एक एग्जांपल से समझते हैं, ताकि कुछ अगर आप लोगों का डाउट है तो वो भी यहाँ पे क्लियर इसमें हो जाएगा। यहाँ पे हमसे बोला हुआ है एग्जांपल में, द करंट डिविडेंड ऑन एन इक्विटी शेयर ऑफ पीएमएल प्राइवेट लिमिटेड, एक कंपनी है पीएमएल प्राइवेट लिमिटेड, उसके जो इक्विटी शेयर्स है उसमें जो डिविडेंड है वो कितना है, फाइव रुपीज़ का आपका डिविडेंड इसमें दिया हुआ है। करंट डिविडेंड यानी अभी ये हमें डी जीरो की जो है इसमें वैल्यू दी गई है, ठीक है, जैसे लिखा होता है ना आफ्टर वन ईयर, तो वो डी वन की वैल्यू होती है, और यहाँ पे लिखा है करंट डिविडेंड, यानी ये अभी के डिविडेंड की वैल्यू, जिसको हम लोग डी जीरो बोलेंगे। पीएमएल ये जो कंपनी है इज एक्सपेक्टेड टू एंजॉय एन अबव नॉर्मल ग्रोथ, तो ये जो है नॉर्मल से ज्यादा ग्रोथ रेट को एक्सपेक्ट कर रहा है, 25% फॉर ए पीरियड ऑफ 6 ईयर, 6 साल तक ये अज्यूम कर रहा है। एन कितना हो गया आपका में 6, और जो ग्रोथ रेट है आपका कितना है, 6 साल तक वो 25% रहेगा, तो ये पहला ग्रोथ रेट है जी वन 25। देयर आफ्टर उसके बाद क्या होगा, द ग्रोथ रेट विल फॉल, कम हो जाएगा, एंड स्टेबलाइज, और स्टेबल मनी 15%, यानी लाइफ टाइम तक फिर आगे ये जी टू आपको दिया हुआ है 15%, ठीक है, तो 25% पहले ग्रो करेगा, बाद में स्टेबलाइज हो जाएगा और 15% के रेट से ग्रो करेगा। फिर आगे बोले इक्विटी इन्वेस्टर्स रिक्वायर्ड ए रिटर्न ऑफ 20%, तो जो इन्वेस्टर्स हैं उनको कितना चाहिए, 20% चाहिए, ये जो रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न है ये हमें आर की वैल्यू दी गई है, कितना है 20%। व्हाट इज इंट्रेंसिक वैल्यू ऑफ इक्विटी, तो हमें जो है इंट्रेंसिक वैल्यू इसमें कैलकुलेट करनी है। तो यहाँ पे हमें दो के दो जो है ग्रोथ रेट दिए हैं, तो यहाँ पे बोला है कि पहले 6 सालों तक 25% का ग्रोथ रेट रहेगा जीवन, उसके बाद वो कम हो जाएगा और फिर स्टेबलाइज हो जाएगा, यानी स्टेबलाइज का मतलब मान लीजिए 6 सालों तक एक अच्छा खासा 25% का ग्रोथ रेट रहेगा, उसके बाद फिर 15% पे ये आगे कंटिन्यूस इनडेफिनेट टाइम के लिए 15% पे रहेगा। तो जीवन जी टू का वैल्यू हमें गिवन है, कितने सालों के बाद ऐसा होगा, 6 ईयर्स, तो एन की वैल्यू 6 गिवन है। और अभी जो करंट डिविडेंड है जो हम अभी पे कर रहे हैं वो है 5, यहाँ पे लिखा भी है करंट डिविडेंड, यानी ये डी जीरो की जो है वैल्यू हमें गिवन है कितनी, 5। तो सारा कुछ हमें यहाँ पे दिया है। एक और चीज़,
जो इक्विटी जो इन्वेस्टर्स है रिक्वायर्ड और रिटर्न ऑफ 20%। तो जो रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न है जिसको हम लोग आर से रिप्रेजेंट कर रहे हैं वो कितना है 20% है। व्हाट इज द इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर, तो हमें इक्विटी शेयर्स की इंट्रिंसिक वैल्यू को इसमें कैलकुलेट करना है। तो फॉर्मूला हम लोगों ने कौन सा याद किया था, ये याद किया था D1। तो यानी इस फॉर्मूले में हमें D0 नहीं पुट करना, यहाँ पे D1 है यहाँ पे भी D1 है, यानी हमें D1 चाहिए होगा। तो D1 का एक फॉर्मूला है, क्या फॉर्मूला, D1 का फॉर्मूला हमको याद करना होगा D0 डिवाइडेड बाय 1 प्लस G1। पहले साल कितना ग्रोथ हुआ डिवाइडेड बाय D0, तो D0 में कुछ ग्रोथ हो रहा है तभी तो D1 आ रहा है ना। पहले साल जो भी हमारा डिविडेंड है उसमें कुछ ग्रोथ हो रही है, तो उसका ग्रोथ ही अगर हम उसे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें D1 मिल जाएगा। ऐसे D2 चाहिए हो तो D1 जो भी ग्रोथ हुई आपके फर्स्ट सेकेंड ईयर में, ठीक है। तो इस तरह से आप D1 D2 कुछ भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें सिर्फ D1 की जरूरत पड़ेगी। तो D1 कितना हो जाएगा D0 1 प्लस G1, ठीक है। दोनों के दोनों वैल्यूज हमें गिवन है। G1 कितना है 25%, D0 कितना दिया, जीरो टाइम पे जो ग्रोथ आपका डिविडेंड है वो है 5, तो इसकी वैल्यू 5 और जीवन की वैल्यू 25%। सारे की सारी वैल्यूज को एज इट इज पुट करेंगे, ठीक है। आंसर हमारा आ जाएगा। तो D0 कितना है 5, 5 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस जीवन, जीवन की वैल्यू 25%, 25 का परसेंट को अगर हम सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 25/100, इसको हम लोग 0.25 बोल सकते हैं। तो 1 प्लस 0.25, एक में अगर आप लोग 0.25 को ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 1.25, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, कैलकुलेटर ले लेंगे और 5 को हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, 5 मल्टीप्लाई बाय 1.25, ये कितना आ जाएगा 6.25, ये हो जाएगा। सो ये हमारा कितना आ जाएगा 6.25, हमारा D1 का वैल्यू यहाँ पे आ गया। अब हम लोग क्या करेंगे, जो फॉर्मूला है सीधे हम अपने फॉर्मूले में पुट करेंगे, ठीक है। जो हमारा फॉर्मूला है उसमें क्या वैल्यूज हमें हम लोगों को पुट करनी चाहिए, इसमें हमें दिया गया है, तो D1 हम लोग कैलकुलेट कर चुके हैं, कितना आया, वो आया हमारा 6.25। हमारा फॉर्मूला क्या था इंट्रिंसिक वैल्यू के लिए, ये वाला फॉर्मूला हम लोगों ने यहाँ से याद करना है। फॉर्मूला है D1 डिवाइडेड मल्टीप्लाई बाय 1, ये पूरा का पूरा जो फॉर्मूला आप लोगों ने मेमोराइज किया ना, यहाँ पे सारे के सारी वैल्यूज हम लोगों को पुट करनी होगी। D1 कितना हमने भी कैलकुलेट किया, हमने कैलकुलेट किया 6.25, ठीक है। तो D1 के बदले आपका आ जाएगा 6.25, 1 माइनस आपका G1 कितना है, G1 की वैल्यू कितनी दी है यहाँ पे 0.25, आर कितना है, रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न कितना है 20%, और ये सारे के सारे वैल्यूज हम लोगों को जो है पुट करनी चाहिए। चलिए इसको यहाँ पर हम लोग जो है पुट करना स्टार्ट करते हैं, इसको पहले इरेज कर लेते हैं, फिर यहाँ पे इस वाली वैल्यूज को हम लोग शुरू करेंगे। चलिए अब ये सारा इरेज हो गया, अब यहाँ पे वैल्यूज पुट करने हम स्टार्ट करते हैं। तो D1, जो D1 हम हमने कितना सॉल्व किया 6.25, यहाँ पे पुट करते हैं। हम लोग P0 सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। तो ये आ गया 6.25 मल्टीप्लाई बाय एक ब्रैकेट लगेगा 1 माइनस 1 प्लस G1, पहला ग्रोथ रेट कितना आपका 25%, तो 25% को हम लोग 0.25 लिख सकते हैं। वैसे ये है 15%, तो 15/100 इसको हम 0.15 लिख सकते हैं। तो 0.25 0.15, G1 का वैल्यू है 0.25 और G2 का वैल्यू है 0.15। तो 1 प्लस G1, 1 प्लस ब्रैकेट में 1 प्लस 1 में अगर आप 0.25 को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 1.25 डिवाइडेड बाय 1 प्लस आर, आर कितना रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न 20%, तो यानी हम आर की वैल्यू 0.2 बोल सकते हैं, ठीक है। तो 1 प्लस आर, 1 में अगर हम 0.2 को ऐड करेंगे कितना आ जाएगा 1.2 आ जाएगा। इसका पावर एन, एन कितना दिया हमें 6, यहाँ भी लिखा है यहाँ भी लिखा है, तो यहाँ पे 6 हो जाएगा डिवाइडेड बाय आर माइनस G1, आर कितना है हमारा 20%, ठीक है। और G1 कितना है 0.25, तो आर माइनस G1 जो है कितना हो जाएगा, आर है हमारा रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न जो है 20%, माइनस G1 कितना आपका 25% आपका G1 यहाँ पे दिया गया। यानी यहाँ से भी आप लोग लिख सकते हैं आर, आर है हमारा 0.2, आर के बदले लिखेंगे 0.2 माइनस G1 कितना है 0.25, यानी आंसर हमारा माइनस में आने वाला है। 0.20 माइनस 0.25, तो ये कितना हो जाएगा माइनस का 0.05, ठीक है। तो ये वैल्यू हमारे माइनस में आ जाएगी, माइनस का 0.05। ये ब्रैकेट यहाँ पे इसको हम लोग कर लेते हैं क्लोज, ठीक है। इतना काम हो गया, प्लस प्लस लगाएंगे D1, D1 कितना हमने निकाला था सॉल्व करके 6.25, यहाँ देखिए इसको लिखेंगे इंटू 1 प्लस G1, 1 प्लस G1 कितना है हमारा 1 में G1 0.25 ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 1.25, इसका पावर n माइनस 1, n कितना है 6, 6 में से 1 माइनस करेंगे ये हो जाएगा 6 माइनस 1 5 इंटू 1 प्लस G2, G2 कितना है हमारा G2 है 15%, यानी 0.15, तो 1 में 0.15 को ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 1.15 डिवाइडेड बाय R माइनस G2, R कितना है 0.2, G2 कितना है 0.15, तो R माइनस G2 कितना हो जाएगा 0.2 माइनस 0.15, तो ये हो जाएगा प्लस का 0.05, ठीक है। यहाँ पे आ जाएगा 0.05, ये पूरा ब्रैकेट क्लोज करेंगे, फिर मल्टीप्लाई बाय 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस आर, आर कितना है हमारा आर है 0.2, तो 1 में 0.2 को ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 1.2, इसका पावर कितना n, n कितना दिया हमारे यहाँ पे 6, तो इसका पावर हो जाएगा 6। इन सबको हम लोग सॉल्व करेंगे, देखिए यही चीज़ आपको यहाँ पे लिखी हुई है,
6.25 यही है, इंटू 1 माइनस 1.25 डिवाइडेड बाई 1.20 का पावर 6 डिवाइडेड बाय, ये आंसर देखिए आपका माइनस में आ गया, फिर प्लस 6.25 इंटू 1.25 का पावर 5 इंटू 1.15 डिवाइडेड बाय 0.05, ठीक है, इसको माइनस कर लेंगे और डिवाइडेड बाय 1 तो अब इसको हमें क्या करना है, सॉल्व करना है। कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे, कैलकुलेटर ले लेते हैं और 1 बाय 1 उसको सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। चलिए यहाँ से करते हैं, कैलकुलेटर ले लेते हैं हम लोग। बाकी चीज़ें तो सही है, पर पहले हम इसको वाले को सॉल्व कर लेते हैं। 1.25 डिवाइडेड बाई 1.20 का पावर 6, ठीक है। हम क्या करेंगे, 1.25 डिवाइडेड बाई 1.20, ये कितना आएगा 1.04, ठीक है। तो 1.04 का पावर 6, इसका पावर, इसको हमें 1.04 इंटू 1.04 इस तरह से हमें 6 बार लेके जाना है, ठीक है। तो उसको लिख लेते हैं, ये आया, इसको सॉल्व करके कितना आया 1.04, ठीक है। तो हमें 1.04 का पावर 6 जो है कैलकुलेट करना है, सिर्फ इसकी वैल्यू आई है। तो कैलकुलेटर लेंगे हम लोग और वहाँ पे 1.04 ऐसे 6 बार मल्टीप्लाई करेंगे। 2 बार हो गया, ये वैल्यू आई है, 3, 4, 5, 6, ठीक है। तो कितना है 1.265, 1.26, तो इसको हम अप्रोक्सीमेटली 1.27 ऐसे लिख लेते हैं, ठीक है। तो 1.27 इसके आसपास ये वैल्यू आ जाएगी, इसका पावर, ठीक है। तो 1 माइनस 1.27 डिवाइडेड बाई 0.05 प्लस 6.25, 1.25 का 5 बार हमें मल्टीप्लाई करना है, यानी 1.25 ऐसे 5 बार, तो ऐसे करेंगे 1.25 मल्टीप्लाई बाई 1.25, ये हो गया, फिर 3, 4, 5, तो कितना है 3.0517, 3.05, तो आप लोग उसको लिख सकते हैं, बाकी सब सेम है, बाकी सारी की सारी वैल्यूज ऐसे ही। 1.20 का पावर 6, ये है ना 1.2, 1.2 का पावर 6 कितना होता है, जितना भी होता है उसको हमें 1 से डिवाइड करना रहेगा। तो हम पहले क्या करेंगे, 1.2 का पावर 6 लिखेंगे, 1.2 ऐसे 2 बार, 3, 4, 5 और ये 6, ये कितना है 2.98, ठीक है। 2.98 को हम क्या करेंगे, 1 को 2.98 से हम लोग डिवाइड करेंगे, 1 डिवाइडेड बाई 2.98, तो ये आ जाएगा हमारा 0.335 है या 0.334 अप्रोक्सीमेटली, ये वैल्यू आप लोग अज्यूम कर सकते हैं, ठीक है। तो इसका सॉल्यूशन ये सारे की सारी वैल्यूज अब कैलकुलेट हो चुकी है। 1 में से 1.2758 को माइनस करेंगे तो ये बड़ा नंबर है, तो माइनस में आएगा, ये माइनस कैंसिल हो जाएगा हमारा, ठीक है। तो अगला सॉल्यूशन क्या होगा, 6.25 इंटू 1 में से 1.278 को माइनस करेंगे तो आ जाएगा माइनस का 0.278 डिवाइडेड बाय माइनस का 0.05, माइनस से माइनस कैंसिल, तो 6.25 को इससे माइनस मल्टीप्लाई करना है, फिर उसको उससे डिवाइड करना है, फिर इन तीनों को मल्टीप्लाई करके इससे डिवाइड, इससे मल्टीप्लाई, ठीक है। तो इससे हमें ये दो वैल्यूज मिल जाएंगी। चाहिए तो हम लोग कैलकुलेटर में इसको सॉल्व कर लेते हैं फटाफट से, ज़्यादा इसमें टाइम नहीं लगना। तो हम क्या करेंगे, पहले 6.25 को मल्टीप्लाई करेंगे 0.278 से, ठीक है। 6.25 मल्टीप्लाई बाय 0.278, ये क्या वैल्यू आ जाएगी, जो भी वैल्यू है इसको हमें 0.05 से डिवाइड करना है, तो मिल जाएगा हमें 34.75, ठीक है। अप्रोक्सीमेटली लिया गया, ये आ गया 34.69, वही है। अब हम इन तीनों को, इन चारों को मल्टीप्लाई करेंगे और 0.04 से डिवाइड करेंगे। कैलकुलेटर ले लेते हैं, 6.25 इसको मल्टीप्लाई करना है 3.052 से, उसको मल्टीप्लाई करना है 1.15 से, फिर जो भी आएगा उसको मल्टीप्लाई करना है 0.334 से, जो भी वैल्यू आएगी फाइनली इसको 0.05 से डिवाइड करना है, तो कितना आ जाएगा 146.53, या यहाँ पे 146.91, इन्होंने अप्रोक्स वैल्यू ली है। अब इन दोनों को हम लोग ऐड करेंगे, 34.69 को 146.91 से करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। तो ये हमारा फाइनली जो है इंट्रेंसिक वैल्यू जो है इसमें कैलकुलेट इसमें हो गया, ठीक है। सॉल्यूशन भी मैंने आप लोगों को बता दिया कि किस तरह से इसको सॉल्व करना है। चलिए शॉर्ट में इसको हम फटाफट से रिवाइज करते हैं और ये वाला पार्ट यहाँ पे फिर कंप्लीट करते हैं। इस वाले में क्या बोला था कि एक कंपनी है PML प्राइवेट लिमिटेड, इस कंपनी ने जो एक शेयर देना है, इक्विटी शेयर, वो कितने का है, 5 रुपए का। फिर इसको इसने बोला है कि इसका जो नॉर्मल ग्रोथ रेट है, नॉर्मल से ज़्यादा इसका ग्रोथ रेट रहेगा पहले 6 सालों तक, पहले के जो 6 साल का ग्रोथ रेट है उसको हम लोग जीवन से रिप्रेजेंट करेंगे, तो जीवन का वैल्यू कितना दिया 25, फिर कितने साल तक रहेगा 6 साल तक, तो एन की वैल्यू यहाँ पर 6 ईयर होगी। उसके बाद देर आफ्टर, उसके बाद क्या होगा, द ग्रोथ रेट विल फॉल एंड स्टेबलाइज, तो उसके बाद ग्रोथ रेट कम होगा, 25 से कम होगा, कितने में आएगा 15 में आएगा, फिर आगे वो 15 ही चलेगा, तो 15% पर स्टेबलाइज हो जाएगा, यानी जीवन की वैल्यू 25% और G2 की वैल्यू कितनी है 15% है। इक्विटी इन्वेस्टर्स रिक्वायर्ड a rate of return
20%। तो जो आर है, आर का वैल्यू कितना है 20%, यानी रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न कितना है यहाँ पे 20% है। व्हाट इज द इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर्स, तो इक्विटी शेयर्स का इंट्रिंसिक वैल्यू क्या है ये हमें कैलकुलेट करना है। तो इंट्रिंसिक वैल्यू के लिए ये वाला फॉर्मूला हम लोगों को मेमोराइज करके जाना रहेगा, ठीक है, बड़ा सा फॉर्मूला है थोड़ा सा, 5-6 बार आप लोग इस फॉर्मूले को लिखना, थोड़ा सा आप लोगों को याद हो जाएगा। हल्का फुल्का अगर याद रखने का ट्रिक है तो देखिए आर माइनस जीवन ये सेम है यहाँ पे भी, यहाँ पे भी। D1 आपका फर्स्ट ईयर का आपको लेना है ग्रोथ रेट, 1 - 1 प्लस G1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस आर का पावर n। तो फॉर्मूला तो आपको थोड़ा सा मेमोराइज करने की कोशिश तो करनी पड़ेगी, ठीक है, क्योंकि ये एक ही फॉर्मूला है इसके लिए। और G1 हमें मिल गया 25%, G2 मिल गया 15%, N मिल गया हमें 6 ईयर, और R मतलब रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न, इन्वेस्टर्स जो रिटर्न चाहता है उसको हम लोग R से रिप्रेजेंट करते हैं, तो वो आ जाएगा हमारा 20%। अब इसमें हमारे को जो डिविडेंड है, करंट डिविडेंड लिखा है। अगर लिखा होता डिविडेंड आफ्टर 1 ईयर तो हमें डिविडेंड D1 की वैल्यू होती, बट यहाँ पे लिखा गया करंट डिविडेंड, यानी हमें D0 की वैल्यू दी है, कितनी दी यहाँ पे 5, D0 की वैल्यू कितनी दी यहाँ पे 5। अब हमें क्या करना है, सारे के सारे वैल्यूज हमें गिवन है, अब हमें ये फॉर्मूले में पुट करना है। तो इस फॉर्मूले में हमने देखा कि D0 तो कहीं पे है नहीं, हर जगह पे D1 ही है, तो यानी हमें D1 चाहिए होगा। तो D1 का सिंपल सा फॉर्मूला है D0 डिवाइडेड बाय 1 प्लस G1। कितना ग्रोथ रेट है D0, तो बस उससे हमें सॉल्व करना है। तो D0 कितना दिया हमारे को, D0 हमें यहाँ पे दिया है 20%, तो D0 हमें दिया है 5, डिविडेंड इन करंट ईयर है 5 इंटू 1 प्लस G, ग्रोथ रेट कितना है वो है 25%, ठीक है, तो 0.25। तो 1 में 0.25 ऐड करेंगे तो ये 1.25 आ जाएगा, तो 5 को 1.25 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ जाएगा 6.25, ठीक है। तो D1 कितना आ गया हमारा 6.25, हमारा D1 इसमें हो गया। अब उसके बाद सारे के सारे वैल्यूज को हम लोग यहाँ पे पुट कर देंगे। G1 कितना दिया है, G1 है 25%, ठीक है, उसका परसेंट हटा के हम लोग क्या लिखेंगे 25%, यानी कि 25/100, तो ये हो जाएगा 0.25। G1 है 0.25, ऐसे G2 है आपका 0.15, ऐसे R है 20/100 यानी 0.20। और बाकी चीज़ें तो D1 तो हमने सॉल्व कर लिया 6.25, ठीक है। सारे के सारे वैल्यूज को हम लोग यहाँ पे पुट कर देंगे, n के बदले क्या पुट करना है 6 हमें यहाँ पे पुट करना है। तो 1 माइनस सारा का सारा वैल्यू में गिवन है, D1 आपका कितना दिया है 0.25, तो 1.25 का पावर 6 हो जाएगा, 1 प्लस आर, आर कितना है 0.2, तो 1.2 यहाँ पे हो जाएगा। ऐसे आर माइनस G1, आर है 20%, G1 है 0.25, तो 20 में से 0.25 को माइनस करेंगे तो माइनस का 0.05 आएगा, तो इसलिए यहाँ पे माइनस की वैल्यू है प्लस D1 तो हमने 6.25 को सॉल्व किया, 1 प्लस G1, G1 कितना है हमारा, G1 है हमारा यहाँ पे ये रहा आपका 25, तो 1.25 का पावर n-1, n कितना दिया 6, 6 में से 1 गया 5 आ जाएगा। 1 प्लस G2, G2 कितना है 15% यानी 0.15, तो 1.15 हो जाएगा। R माइनस G2, R कितना है 20%, G2 है 15%, तो 5% हो जाएगा, तो 0.05 हो जाएगा। 1 प्लस R, R कितना है आपका 20%, तो 1.20 का पावर n, n कितना है यहाँ पे 6 है। सारे की सारी वैल्यूज को हम लोग एज इट इज पुट कर देंगे और इसमें हम सॉल्व करेंगे, तो सॉल्व करके कितना मिल जाएगा, इंट्रिंसिक वैल्यू कितनी आ जाएगी इसकी 181.60 आ जाएगी, ठीक है। ये वाला पार्ट इसके साथ आपका कंप्लीट हो गया। इस वाला न्यूमेरिकल को थोड़ा सा आप लोग डिस्कस कर लीजिए। एच मॉडल और कुछ और न्यूमेरिकल्स अभी इसमें बचे हुए हैं इस चैप्टर 14 में, यहाँ से हम लोग एक काम करते हैं पार्ट 2 में डिस्कस कर लेते हैं। इसको थोड़ा सा आप लोग रिवाइज कर लीजिए, और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।